मेरे छोटे भाई, जुझारू साथी, जो लगातार मेहनतकश किसान हो या गरीब मजदूर, उसकी आवाज उठाते, भाई सतबीर भाणा जी, बाबा साहब अंबेडकर जागृति मंच के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई लक्ष्मी पबनावा जी, भाई ईश्वर नैन जी, फूलाराम बाजीगर जी, भाई जगतार सिंह धनोला जी, छोटी बहन शालिका इसराना जी, नफे सिंह वाल्मीकि जी, छोटे भाई आजाद जी, जगदीश खरखोदा जी, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई सुरेंद्र रांझा जी, भाई राकेश खानपुर जी, लक्ष्मी वाल्मीकि क्योड़क जी, दलेल सिंह खुराना जी, आदरणीय रघुवीर रंगा जी, भाई राजेश शोध जी एक्स सरपंच, अजमेर सरपंच जी गढ़ी, एक्सएमसी भाई सुल्तान सिंह जी, एक्सएमसी भाई वेद प्रकाश जी, भाई सुखदेव वाल्मीकि जी, मालखेड़ी के सरपंच भाई विक्रम जी, संजीव ग्रोवर जी द्योरा, राकेश ग्रोवर जी द्योरा, बलजीत इंदल जी, छोटे भाई रामनिवास छोद जी, धूप सिंह छोद जी, सुरेश लोधर जी, हमारे प्रधान राजपाल जी, अंबेडकर सभा के प्रधान भाई रामेश्वर जी, भाई दलबीर राठी जी, भाई ओम प्रकाश बीरवाल जी लेक्चरर, राम कुमार पबनावा जी, नरेश रिवाल जी, कमल चौहान जी, रामचंद्र रंगा जी, करमबीर रंगा जी, राजकुमार सिरोही जी, जगदीश सिरोही जी, भाई सरवण जी, अजय बोबी जी, राजकुमार मुन्ना रेड्डी जी, ठाकरवास दास जी खुराना, मदन लाल तंवर जी, विनोद जी एक्स सरपंच द्योरा, नफे सिंह जी जो हमारे रिटायर्ड जेलर हैं, भाई ईशम सिंह जी, दयानंद मेहरा जी, ऋषि मेहरा जी, रमेश कुतुबपुर जी, प्रकाश क्योड़क जी, भाई शीशपाल जी एक्स सरपंच कानपुर, भाई अजय बेदी जी, भाई धर्मवीर जी अध्यक्ष प्रदेश किसान कांग्रेस, भाई रामचंद्र जडोला जी, विकी भोला जी, अरुण जी, रामचंद्र गुज्जर जी, रमेश ग्रोवर जी, सुल्तान खटक जी, पीएल भारद्वाज जी, भाई सतीश जी अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला, भाई रोशनलाल पाडला जी, पीएल भारद्वाज जी, अजमेर सरपंच जी, सुशीला शर्मा जी, सोनू सेठ जी, मंच पर विराजमान भूल चूक माफ, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे मेरे बहुत ही आदरणीय मोजिज बड़े बुजुर्गों, आदरणीय मातृशक्ति, आदरणीय नौजवान साथियों और भाइयों, आज बाबा साहब अंबेडकर जी के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान बचाओ गरीब बचाओ इस भव्य आयोजन के लिए बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए बाबा साहब के विचारों को जाति तोड़ो भारत जोड़ो, जाति तोड़ो हरियाणा जोड़ो, बाबा साहब के उन विचारों को, बाबा साहब की उस शिक्षा को, बाबा साहब के उन शब्दों को आज बुलंद करने के लिए मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर जागृति मंच का भाई लक्ष्मी पबनावा सहित
हमारे सैकड़ों साथी जो इसका हिस्सा हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपको भी नमन करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं और आपको कोटि कोटि साधुवाद भी देता हूं बड़े भाई के तौर पर। मेरे बुजुर्गों, साथियों, बाबा साहब के बारे में इस मन से अनेकों बातें कही गई। मुझे लगता है उनमें से एक अति महत्वपूर्ण बात आज सुबह लिखकर मैंने अपने ट्विटर और फेसबुक पर लगाई थी। मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं मेरी बात की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने से, सिर्फ बाबा साहब की जो मूर्ति है उस पर माला चढ़ाने से, केवल शीश झुकाने से, केवल जोत जलाने से हमारा जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। बाबा साहब ने कहा क्या था, यह जानना जरूरी है, और क्या आज वो सार्थक है। और मैं आपको उन्होंने जो कहा था उनके शब्दों में पढ़ के बता रहा हूं। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। बाबा साहब ने कहा यह उतना ही जरूरी है जितना देश जरूरी है। मैं भारतीय हूं, मुझे फक्र है। भारत मां मेरी मां है, मुझे फक्र है। पर मेरी मां के बच्चे अगर जाति, नस्ल और रंग के, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करेंगे तो भारत मां की जय कभी नहीं हो पाएगी। ये बाबा साहब ने कहा और आज उनके शब्दों को दोबारा याद करने की साथियों जरूरत है। याद करिए 1947 से पहले का वो समय, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। एक लंबा आंदोलन, एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला। लाखों लाखों लोगों ने फांसियों के फंदे चूम लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं, महात्मा गांधी हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हूं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हूं, बाबा साहब अंबेडकर हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूं, कितने कितने लाखों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन का बेहतरीन समय जेल की सलाखों के बीच पीछे बिता दिया। क्या इस देश का एक नौजवान मैं ये कह सकता हूं आज आपके बीच में कि ये लड़ाई केवल देश को आजादी दिलवाने की नहीं थी, ये लड़ाई अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की भी नहीं थी साथियों। ये लड़ाई केवल भारत को स्वाधीनता दिलाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई रूढ़िवादिता को तोड़ने की थी। ये लड़ाई रंग भेद को तोड़ने की थी, ये लड़ाई जात पात को तोड़ने की थी। वो रंग भेद और वो जात पात जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में सदियों से चले आया था। जिस भेदभाव के चलते लक्ष्मी और रणदीप एक दूसरे को छूने से कतराते, मैं मानता हूं टूट गया। 90, 95, 98% टूट गया, 2-4% में नहीं करता। भाई साहब कह रहे थे उसी भेदभाव की चर्चा, उसी भेदभाव को तो आपको, मुझे, हम सबको कांग्रेस पार्टी ने सिखाया कि तोड़ेंगे कैसे। ये उस सामाजिक संघर्ष की लड़ाई थी, आजादी के संग्राम, जिसमें हर इंसान को बराबरी का हक दिया जाए। और इसलिए जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने निर्णय किया कि देश का संविधान बनाने की जिम्मेवारी एक सबसे काबिल, एक सबसे अक्लमंद और गरीब की आवाज महसूस करने वाले, आत्मा के अंदर तक जाकर समझने वाले बाबा साहब अंबेडकर को दी जाए। आज मुझे एक मेरे नौजवान साथी विकी भोला ने
संविधान की एक प्रतिलिपि दी, मैं धन्यवादी। पर भारत का ये संविधान, साथियों, भारत का ये संविधान एक किताब का नाम नहीं, ये किताब नहीं है। दिखती है ये किताब, देखने में पकड़ने में किताब लगती, ये एक जिंदा चीज है। ये एक जिंदा चीज है जो जगतार सिंह धनोला को, जो हमारे भाई खानपुर को, जो मेरे भाई पबनावा को, जो मुझे, जो मेरे भाई सतबीर भाना को इज्जत से, सम्मान से और आप सबको और करोड़ों करोड़ों इस देश के दलितों को बराबरी का अधिकार देती है। ये एक जिंदा चीज है। ये लिखी थी बाबा साहब ने अपनी कलम से, और आज इस संविधान पर हमला बोला गया है। आज इस संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। संविधान में आरक्षण क्यों दिया गया? कई मेरे साथी मुझसे पूछते हैं, सामान्य वर्ग में, आपने आरक्षण क्यों दिया था कांग्रेस पार्टी ने? इसलिए दिया था कि असमान लोग समान नहीं हो सकते। मेरा कद 6 फुट है, मेरे भाई का कद 5 फुट 6 या 7 इंच है। क्या हम दोनों का कद बराबर हो सकता? आपका कद 6 फुट 2 इंच है, मेरा 6 है, आप मुझसे 2 इंच बड़े, मेरा और आपका कद बराबर हो सकता है? ये इसी प्रकार की चीज थी। अगर आपके बेटे में और मेरे बच्चे में अंतर होगा तो मुझे आपके बच्चे को 2 पड़िए दूध ज्यादा देना पड़ेगा, तभी वो बराबर मुकाबला कर पाएंगे। खड़ी बोली में बोलूं तो इस संविधान का जीवंत मतलब ये है, और हम आज भी इस मतलब में विश्वास करते हैं, क्योंकि समय बदल गया, भेदभाव नहीं बदला। और जब तक एक दलित का बेटा या बेटी भी, क्या कहते थे बाबा साहब, भूखे रहो, एक वक्त कम रोटी खाओ पर बच्चे को पढ़ाओ। शिक्षित बनो, सबल बनो, संघर्ष करो। साथियों, आज फिर आपका भाई ये कहता है, अगर वो सारे करोड़ों लोग जो फांसी के फंदे पर टंगे थे, जिन्होंने जिंदगी का बेहतरीन समय जेलों के पीछे काटा था, अगर उनकी याद में अगर एक फूल आपको, एक श्रद्धांजलि देनी है तो शिक्षित बनो, सबल बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। मैं एक चौथा शब्द भी इसलिए जोड़ रहा जो बाबा साहब ने कहा था उसमें। और क्या कहते हैं आज के हुक्मरान? मैं ये दूंगा आपको, कुछ लिखकर लाया हूं, आपको पता है कि मेरा ये मानना है, और कुछ चीजें मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, उनके द्वारा कहा गया हर शब्द पढ़ा, उसे आत्मसात करने की कोशिश की है। वो चाहे उन्होंने संविधान सभा में बोला हो या बाहर बोला। बहुत लोग मत्था टेकते हैं, घर चले जाते हैं, पूछो क्या कहा बाबा साहब ने, पता नहीं जी। तो मैं आज आपको ये एक छोटी सी 5-6 पन्नों की किताब दूंगा, जो बताएगी कि संविधान बचाओ, गरीब बचाओ की जरूरत क्यों है। मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए। जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, जो मनुस्मृति को दोबारा लागू करना चाहते हैं, ताकि मुझ में और लक्ष्मी भाई में फिर भेदभाव शुरू हो जाए, मुझ में और ईश्वर में फिर भेदभाव शुरू हो जाए, मुझ में और जेलर साहब में फिर भेदभाव शुरू हो जाए, मुझ में और रंगा साहब में फिर भेदभाव शुरू हो जाए, जडोला साहब हमारे जो हैं उनके अंदर और मेरे अंदर फिर भेदभाव शुरू हो जाए। वो ये कहते हैं, और मैं पढ़कर सुनाता हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये मोहन भागवत जी ने कहा, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, सरकार को चलाते। वो कहते हैं आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये कहते हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। जब इन्होंने ये कहा तो राहुल गांधी जी ने पहली आवाज उठाई और कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। और साथियों, जैसा हमारे किसान भाइयों ने दिखाया, हमारे गरीब भाइयों की आवाज बुलंद हुई हर कोने से।
बिहार के चुनाव से पहले कहा था, और हमने कहा हम चलने नहीं देंगे संसद को और चलने नहीं देंगे सरकार को। आखिर में बयान वापस लेना पड़ा, पर यह उनकी मंशा को दिखाता है। उनके जो दूसरे संघ प्रचार प्रमुख हैं मनमोहन वैद्य जी, उन्होंने क्या कहा वो भी पढ़कर बताता। आरक्षण के नाम पर सालों तक लोगों को अलग करके रखा गया, इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण खत्म करना होगा। आरक्षण से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। भागवत साहब, वैद्य साहब, एक बात जान लीजिए, इसे अंग्रेजी में मार्टिन लूथर किंग ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा था। अगर दो बच्चे बराबर नहीं हैं तो उन्हें बराबरी की ताकत देने के लिए प्रावधान है कि एक बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दो। ये है आरक्षण और कुछ नहीं, इतना ही। और भारतीय जनता पार्टी साथियों इस आरक्षण को और संविधान को दोनों को खत्म करना चाहती है। इसलिए आज इस आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। और एक बात कहूं, जब हमने विरोध किया शब्द तो वापस ले लिए, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आरक्षण खत्म कर चुके हैं 40%। मुझे नहीं लगता किसी को मालूम भी है इस देश में। इस मंच पर जो बैठे उन्हें भी नहीं, शायद जो मेरे सामने बैठे हैं उन्हें भी नहीं। इसीलिए अलख जगाने की जरूरत है। आपका भाई की ये जिम्मेवारी। आगे बढ़ो। आप मुझे बताइए, क्या ये सही नहीं? और दो केवल मैं आपको उदाहरण दूंगा, दो निर्णय का नरेंद्र मोदी जी के। क्या ये सही नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब से प्रधानमंत्री थे और जब तक सरदार मनमोहन सिंह जी रहे, हमने 500 से ज्यादा, लगभग 1900 कुछ उनकी संख्या साथ बनती, सरकारी फैक्ट्रियां और सरकारी उपक्रम देश में लगाए और उन सब के अंदर आरक्षण लागू किया। केवल उन सरकारी उपक्रमों में, उन सरकारी फैक्ट्रियों में 10 लाख 15 लाख लोग काम करते। मोदी जी ने क्या निर्णय किया? आपने पढ़ा सुना होगा। उन्होंने फैसला किया मैं ये सारे बेच डालूंगा। और अब तक वो 70 से ज्यादा उपक्रम बेच चुके, जिनमें लगभग 1.5-2 लाख कर्मचारी काम करता। साथियों, जो सरकारी उपक्रम बेचते हैं वहां से आरक्षण अपने आप खत्म हो जाता है। तो आरक्षण खत्म हुआ या नहीं हुआ मुझे बताइए। वो 12-15 लाख नौकरियां जो सरकारी उपक्रमों में दी थी इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, और इस देश के पिछड़ों, इस देश के आदिवासियों, इस देश के दलितों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए, ताकि उनका बेटा या बेटी भी उस सरकारी उपक्रम में बराबर बैठ सके, वो अधिकार छीन लिया गया है। छीनेंगे नहीं, छीन लिया गया है। केवल है गरीब, तुझे पता नहीं है। इसलिए अलग जगाने की जरूरत है। मेरी बात गलत हो तो जिस चौराहे पर सजा देनी है वहां नरेंद्र मोदी को लाइए, जो गलत हो उसको जो सजा आप चाहें वो दीजिए। क्या ये सही नहीं? दूसरा फैसला नरेंद्र मोदी का, आरक्षण खत्म करने का। हिंदुस्तान को चलाता कौन है साथियों? प्रदेश को कौन चलाता है? आप कहेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री दिल्ली में, मुख्यमंत्री मंत्री हरियाणा में, पर एक और उनके साथ आदमी होता है, वो है सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। आप तो सरकारी अफसर रहे, आप तीनों तो। सचिव जो है विभाग का, वो मंत्री से ज्यादा पावरफुल होता है। आधे मंत्रियों का तो बावड़ा बना ले वो, 90 पैसे का, जो वो लिख दे अगला लिख नहीं सकता, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। और आपके भाई के पास क्या जादू था? कुछ था थोड़ी, केवल कलम की ताकत थी। मैं फाइल पढ़कर सचिव को ओवर रूल कर दिया करता था, बाकी कर नहीं पाते। इतना ही अंतर। वो सचिव सबसे ताकतवर हैं। वो हैं कौन? वो आईएएस अफसर हैं, वो सेंट्रल सर्विसेज के अफसर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, कमल भाई, निर्णय कर लिया है, आपने पढ़ा होगा जरूर, कि अब भारत सरकार में जो सचिव हैं, भारत सरकार में जो संयुक्त सचिव हैं,
भारत सरकार में जो सह सचिव हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, वो लेटरल एंट्री से, यानी बाहर से लेके निजी क्षेत्र से सीधे नौकरी लगाऊंगा। आरक्षण खत्म। अब किसी एससी बीसी का बेटा या बेटी, किसी आदिवासी का बेटा या बेटी कोई सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनेगा। आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए। तो क्या आपके बच्चे केवल चपरासी और सफाई कर्मचारी लगने के लिए? क्या किसी दलित का बेटा रविदासिया का, वाल्मीकि का, सैसी का, धाड़क का, ओड का, जांगड़ा का, पांचाल का, कश्यप का, प्रजापत का, किसी आदिवासी का बेटा या बेटी वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लग सकते? आरक्षण खत्म कर 40 पैसे खत्म कर दिया गया है मेरे भाइयों। अगर आप संगठित नहीं हुए, सबल नहीं बने, खड़े नहीं हुए, संघर्ष नहीं किया, तो आपके बच्चों के अधिकार छीन लेंगे ये दोनों। मैं आज आपको जगाने आया हूं, केवल मेरा इतना ही काम। आज को वोट नहीं करना। और उसका उदाहरण दिखाऊं, उसका उदाहरण दिखाता हूं आपको। हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में 89 सेक्रेटरी हैं। 8 और 9 89, उनमें से एक दलित है, केवल एक है। ऐसा मैं आज का आंकड़ा लेकर आया हूं। हमारा आरक्षण तो 22% है। हमारे 90 में से 89 में से एक लगा रखे हैं। क्यों? हमारे आईएएस ऑफिसर्स को काम नहीं आता क्या? हमारे आईएएस अफसर कम अकलमंद हैं क्या? हमारे आईएएस अफसर पढ़कर पेपर देकर नहीं आए हैं क्या? हमारे आईएएस अफसर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देकर नहीं आए हैं क्या? केवल एक सेक्रेटरी है। अनुसूचित जाति विभाग में लगा देते हैं, बस कर, बाकियों में जरूरत नहीं। क्यों आप सवाल नहीं पूछने लग रहे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों? क्यों सवाल नहीं पूछ रहे? रणदीप सिंह सुरजेवाला तो नौकर है, वो तो अलग जगाने आया। मेरा काम तो इतना। इस संविधान की किताब का क्या करूंगा जो बाबा साहब ने लिखी थी, और जहां वो बैठे हैं वो क्या कह रहे होंगे कि मेरे बच्चे, मेरे अनुयायी, मेरे विचार के उपासक, रणदीप जैसे मेरे विचार की पूजा करने वाले लोग, वो चुप क्यों हैं? क्या आपका खून नहीं खोलता? आगे बढ़ो। क्या आपका खून नहीं खोलता? क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते? हम अनबोल क्यों हैं? हमें अनबोल नहीं रहना, हमें बोलना पड़ेगा मेरे भाइयों, साथियों, मेरे बुजुर्गों, काका, ताऊ, माओ, बहनों। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस ने एक काम और किया। कांग्रेस पार्टी ने एक काम और किया था। वो क्या था? साथियों, कई बार ऐसा होता है, जो सत्ता में हुक्मरान बैठे हैं ना, जब रुपये बांटने की बारी आती है बजट में, तो गरीब कहीं ना कहीं छूट जाता है। गरीब को उसकी संख्या के आधार पर हम हिस्सा नहीं दे पाते। बहुत बार ऐसा होता है। कई बार जानबूझकर, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जैसे लोग जानबूझकर करते हैं, कोई अनजाने में भी कर देता होगा। तो ये कभी हो ना पाए, इसलिए सोनिया गांधी जी ने निर्णय किया कि एक ऐसी सब प्लान बनाई जाएगी। ऐसी सब प्लान जो मेरे भाई पढ़े लिखे हैं वो समझते, वो ये है कि अगर सरकार के पास 1000 करोड़ रुपया है, 10,000 करोड़ रुपए का बजट है, तो फिर 22% पैसा गरीबों को कंपलसरी देना पड़ेगा। इसे ऐसी सब प्लान कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने सोची थी, सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने पॉलिसी बनाई थी, सोनिया गांधी जी ने उसे लागू कर दिया। हिंदुस्तान के बजट में जो मेरे ख्याल से लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का है, आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। आप कहोगे वो तो एससी विभाग में मिलता है, एससी का बजट दूसरे में कैसे मिलेगा? अगर आप सड़क बनाओगे और सड़क विभाग के पास 1000 करोड़ का बजट गया,
तो उसमें से 220 करोड़ रुपया आपको गरीबों के मोहल्लों की सड़क बनानी पड़ेगी। पीने के पानी की टूंटी लगाओगे। मुझे पता है कई भाई बुरा मानते हैं इस बात का, कई भाई इस बात का बुरा भी मानते हैं, आप तो समझ सकते हो ये बात। पीने के पानी की टूंटी लगाओगे तो आपको 1000 करोड़ का बजट है तो 200 करोड़ रुपया उसमें से गरीबों के मोहल्ले में टूंटी के लिए, कुएं के लिए देना पड़ेगा। ऐसे ही सब विभागों में देना पड़ेगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जिस दिन मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई, वो जो मैं टूंटी टंकी की स्कीम लेकर आया था, आपको याद हो, जो पूरे कैथल में, पूरे हरियाणा में मैंने लागू की, वो इसी एससी सब प्लान का हिस्सा थी। और मैं कहां से लाया उसके पैसे? क्योंकि हमने वो लागू की थी, हमने वो लागू करवाई थी और मैंने मेरे विभाग से लागू करने की शुरुआत की थी। जिस दिन नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई, एससी सब प्लान खत्म। आज गरीब का कोई हिस्सा नहीं, आज गरीब कोई अधिकार नहीं मांग सकता। आज आप एससी सब प्लान का अधिकार नहीं मांग सकते मेरे साथियों, मेरे भाइयों। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1509 में बने तुगलकाबाद में महाराज हमारे बाबा गुरु रविदास जी के मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। ये बात सही है या गलत है? आपका खून क्यों नहीं खोलता? ये वो लोग हैं जिन्होंने गुरु रविदास जी के 650 साल पुराने मंदिर को तोड़वा दिया। हम गए, हमने कहा ये इतने फ्लाईओवर बनाती है सरकार, 10 करोड़ रुपए में एक फ्लाईओवर और बन जाएगा, नीचे मंदिर भी रह जाएगा, ऊपर से ट्रैफिक भी चला जाएगा। हमने नहीं किया, कैथल में नहीं कर रखा मैंने कई जगह, किसी की दुकान तोड़ी थी, खंबे खड़े करो, ऊपर से निकाल दो। आखिर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मेरे भाइयों, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये मंदिर को दोबारा बनाने की इजाजत दी जाए, तब दोबारा मंदिर बना। परंतु पुराना मंदिर तो नहीं रहना, वो तो तोड़ दिया हमने। ये वो लोग हैं जिसकी इस मन से चर्चा की गई। राजीव गांधी जी ने गरीब पर कोई अत्याचार ना कर दे, इसलिए एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून बनाया। वो हमारे लिए ढाल है, हमारे लिए एक हथियार है। कोई आदमी अत्याचार करने से पहले सोचता है उस पर कानून लग जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक झटके के साथ याद करिए वो कानून खत्म करवा दिया। जिस जज साहब से खत्म करवाया था, उस जज साहब को मोदी जी ने सबसे बड़ी गद्दी दे रखी इस समय। इससे ज्यादा मन से शायद कहना उचित नहीं रहेगा। ये जज साहब से खत्म करवाया था, वो मोदी जी के सबसे बड़े गद्दी के ऊपर बैठे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। 9 एकड़ की तो कोठी दे रखी है अगले को दिल्ली के बीच में, और 3 मंजिले का अगले का दफ्तर है। आज भी रिटायर होने के बाद उन्होंने खत्म किया। संसद के अंदर राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर याद करिए, हमने सबसे पहली आवाज उठाई और संसद को रोक दिया। नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं चलेगा इस देश में। इस कानून को बहाल करो, नहीं तो नहीं चलेगा। आखिर में देश की सरकार को 5 दिन संसद नहीं चली, कोई बिजनेस नहीं चलने दिया हमने। 5 दिन के बाद देश की सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकाकर कानून बदलवा कर दिखवा। इसलिए जरूरत है संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन। और एक चौंकाने वाली बात आपके लिए लेकर आया, यह दिखाता है कि किसी की मंशा क्या है। मैं अगर, ये मेरा भाई है, इसके पैसे, इसकी कलम, इसके साधन, इसकी रोटी, इसकी आवाज, इन दोनों की मैं छीन लूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? अत्याचारी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, जो रविदासिया, वाल्मीकि, सेसी, धानक समाज के, ओट समाज के हमारे बेटा बेटी, हर गरीब के पास तो बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं। कांग्रेस पार्टी ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कीम शुरू की थी। हम वजीफा देते बच्चों को पढ़ने के लिए।
गरीब का बच्चा शिक्षित हो, बाबा साहब शिक्षित बने। उसका बजट इस साल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का इस साल बजट 3,134 करोड़ रुपया काट लिया। साल दर साल बढ़ रहे हैं बच्चे, कम हो रहे हैं, परंतु 3134 करोड़ रुपया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का इस साल बजट काट दिया। 7,000 करोड़ से कम करके 3866 करोड़ कर दिया। जो बच्चा हमारा पीएचडी करता है, गरीब का बच्चा कैसे पढ़े पीएचडी? मां बाप को तो मजदूरी करवानी, मां बाप को तो काम चाहिए, रोटी कौन खाएगा, रोटी खिलाएगा कौन? तो जो बच्चा गरीब का पीएचडी करता है, कांग्रेस पार्टी ने एक पीएचडी छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। गरीब के बच्चे को 100% पैसा हम देंगे, सरकार देंगे। उसका बजट 2019 तक तो वो चली, आखिरी बजट 602 करोड़ था। इस साल बजट कितना है? जीरो। नरेंद्र मोदी जी का, भाजपाइयों का यह मानना है कि रविदासिया, वाल्मीकि, सैंसी, धाणक और शेड्यूल कास्ट के बच्चे को अब पीएचडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे भाई मेला ढोते हैं सर के ऊपर, उनका बजट भी ऐसे राक्षस हैं, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, 300% काट दिया। 439 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ हो गया। 100 करोड़ में इस देश के सारे मेला ढोने वालों का कल्याण कैसे होता है? कानून तो बना दिया हमने खत्म करने का, पर सच्चाई तो आज भी है। बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, आज भी हमारे गरीब सर पे मेला ढोने के लिए मजबूर हैं। हम हमारे सब बच्चों को 11वीं और 12वीं सीबीएसई से करवाना चाहते हैं। माफी चाहूंगा मैं आपके 5 मिनट जरूर लूंगा, पर आज जो मन की पीड़ा और तकलीफ है, और जो बाबा साहब ने कहा था जागृत बनो, तो आज मैं वो जागृति का दिया जो है वो जलाकर आपके बीच में जरूर जाऊंगा, कोई माने या न माने। सीबीएसई में हमारे बच्चों की फीस होती थी 350 रुपया। जो बच्चे 12वीं के अब फीस जमा करवा के आए, पता कर लीजिए 1200 रुपया हो गई है। 200% से ज्यादा सीबीएसई की गरीबों की फीस को बढ़ा दिया। कम कर देते, 350 में कौन से जहाज को टक्कर लगने वाली है? 2 लाख बच्चा होगा, 4 लाख होगा, 1000 करोड़ रुपया बढ़ने वाला नहीं है। मेरे ख्याल 200 करोड़ 300 करोड़ बढ़ेगा। जिस सरकार का बजट 4 लाख करोड़ हो, वो बच्चों से पैसे कमा रही है, वो भी रविदासिया और वाल्मीकि, सैंसी, धाणक के बच्चों से। क्यों हम सवाल नहीं पूछते? क्यों हमने सवाल पूछने बंद कर दिए? बाबा साहब नहीं रहे तो हम सवाल भी नहीं पूछेंगे, हम जवाब भी नहीं मांगेंगे, हम जवाबदेही भी नहीं मांगेंगे। कौन मांगेगा? अगर हमारे नेता, अगर समाज के भी कई नेता ईडी सीबीआई के डर से अब सवाल नहीं पूछते, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला तो पूछेगा। मुझे नहीं डर लगता, मुझे कोई भय नहीं। और साथियों, ये इतनी बात नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर तो 100 करोड़ रुपए की एससी वजीफे की लूट हुई। आप सब जानते हैं, ये मेरे पत्रकार भाई बैठे, अनेकों बार इन्होंने छापी, आज तक कोई पकड़ा गया? किसी को सजा हुई? किसी को हथकड़ी लगी? कोई जेल गया? कोई पैसा वापस आया? हाँ, एक बात जरूर हुई, बोले इसकी जांच कर रहे हैं, इसलिए आगे के लिए अभी वजीफा देने की जरूरत नहीं। आगे वाले बच्चे और धक्के खाते फिरते हैं। जो बच्चे नर्सिंग पढ़ते हैं रोज मेरे पास आते हैं, रोज। जो बच्चे बीएड पढ़ते हैं रोज मेरे पास आते हैं। मुझे तकलीफ है, इसलिए आपको कहने लग रहा हूं, भैया प्लीज मेरी डिग्री दवा दो, भैया प्लीज मैं पास कर लिया है, मेरा सर्टिफिकेट नहीं देता कॉलेज वाला, वो दवा दो। आप में से कितने भाई आए हैं बेटियों को, बेटों को मेरे पास लेकर? ये पूरे हरियाणा की कहानी है। इसलिए मैं जब उनसे बात करता हूं, जो चलाते हैं संस्था, वो कहते हैं सर हमारे तो पैसे ही नहीं आए फीस के, हम कैसे दे दें? अरे इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है यार, कि मेरे बेटे ने डिग्री पास कर ली, नर्स की, बीएड की, एमएड की, एमएससी की, बीएससी नर्सिंग की,
आप उसकी फीस ही नहीं भेज रहे। आपने तो कह दिया मैंने माफ कर रखी है, फीस अगले को भेजी नहीं, डिग्री मिलती नहीं, बच्चे जूती तुड़ाते घूम रहे। कई बच्चों की फीस थोड़ी बहुत मैं दे देता हूं, कुछ वो भर देते हैं। एक का हल हो गया होगा, 5 का करवा लिया होगा, मैंने 10 का करवा लिया होगा। सरकार पैसा क्यों नहीं देती? क्या हम खैरात मांग रहे हैं? क्या हम फीस मांग रहे हैं? क्या ये आपके बच्चों का अधिकार नहीं? तो बंद कर दो स्कीम। आप नहीं दे सकते तो कहो कि एससी के बच्चों के लिए पैसे नहीं है। खट्टर साहब कहो, बजट में लिख देते हो आप कि मैं पैसे दूंगा, बच्चा दाखिला ले लेता है, फिर वो जूती तुड़ाता फिरता है। क्यों? क्या आपका खून नहीं खोलता? आप अनमोल क्यों बन गए हैं? बाबा साहब का नाम लेने से हम उनके अनुयायी नहीं बन सकते। संघर्ष करने से, खड़े होने से, आवाज बुलंद करने से हम बनेंगे। कम दो, आधे बच्चों को दो, धक्के मत खिलवाओ उन्हें यार। और एक और नई बात, और ये मुझे तो पता भी नहीं चलती, प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया इस महीने संसद में। मैं तो संसद का सदस्य नहीं, पर एक एक कागज पढ़ता हूं, बाबा साहब की तरह आदत है, कागज नहीं छोड़ता। जो एमपी को नहीं पता हो मुझे पता होता, कागज सारे पढ़ता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों जवाब दिया। मैं आपको तारीख बताता हूं, 2 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया देश की संसद में। और उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि कितनी पद खाली, नौकरियां कितनी खाली पड़ी, तो आप चौंक जाएंगे, अखबार वाले साथी भी चौंक जाएंगे। किसी ने लिखा नहीं। आधे अखबार वालों को तो डरा लेते हैं, टेलीविजन वालों को भी डरा लेते हैं। कोई समझता मेरी नौकरी ना चली जाए, कोई इनका कसूर भी नहीं, हमारे भाइयों का। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान की सरकार में 8,72,243 नौकरी खाली पड़ी। मैं नहीं कह रहा। और 2 दिसंबर को का ईद, अभी का ताजा जवाब है। भी होंगे इसमें, जर्नल वाले भी हैं बच्चे। 8,72,000 रुपए तो सारे आ जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी का जवाब है देश की संसद को। तो 3.5 लाख एससी के पद आपने खाली क्यों रख रखे हैं मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, गांव में वो मंडल अध्यक्ष हूं जी, मैं फलाना, मैं पर्चा अध्यक्ष हूं जी, मैं पन्ना अध्यक्ष हूं, उनसे पूछो तो सही, ओ भाई ये पर्चे कब्बर हो गए हमारे वाले, हमारे बालक रूदे फिरे हैं, ये वाले कब्बर हो गए। और एक और जो माफी चाहूंगा, मैंने भी वो कागज नहीं पढ़ा था, मुझे भी अभी पता चला, एक नई चिट्ठी और निकाल रखी है। 12 अप्रैल 2017 को, मुझे पता नहीं था, आपको भी नहीं पता, मुझे कहां से पता होना। 12 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय और कर दिया था, जो अभी भी लागू है। अगर कोई पोस्ट 2 साल खाली रह जाएगी तो वो पोस्ट खत्म करा लो एसपीसी। 3.5 लाख भर ही नहीं, 2 साल भर ये मत, अपने आप खत्म हो जाएंगे। ले गरीबों का रिजर्वेशन खत्म, फिर देने की क्या लोड है नौकरी? ना जर्नल वालों को मिले, ना बीसी को मिलेगी, ना एससी को मिलेगी, खत्म। ये मैं नहीं कह रहा, ये कर रहे हैं इस देश के नौजवान के साथ, खासतौर से गरीब के बेटा बेटी के साथ। क्या आपका खून नहीं खोलते? कब पूछेंगे हम सवाल? कब पूछेंगे हम सवाल हमारे एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री से? आपका भाई केवल आपसे ये कह रहा है। मेरे भाइयों साथियों, एक बात और कहूंगा, ताकि बात बहुत है कहने को, लंबी ना हो जाए। इस देश में, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी मोदी जी ने लिख के बताया है, हर 11 मिनट में एक दलित पर अत्याचार होता है। हम यहां 4-5 घंटे से बैठे हैं, पता नहीं कितने दर्जनों दलित अब तक अत्याचार के शिकार हो गए। इस देश में 2018 से 2020 का ही अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 1,40,000 दलित अत्याचार के मुकदमे दर्ज हो चुके। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी ने लिख के दिया। 50,000 मुकदमे अकेले इस पिछले साल में दर्ज हो गए। हर 11 मिनट में एक दलित पर अत्याचार होता है। और जब हाथरस में
एक गरीब की बेटी के साथ अनाचार होता है, गैंग रेप होता है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहां जाने से रोक दिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं भी गया था साथ, मुझे इसलिए पता। और आखिर में जब हमारे दबाव में एफआईआर दर्ज होती है उन पर, तो फिर बाप जो है लड़की का, वो पुलिस की कस्टडी में मारा जाता है। जिन्होंने अनाचार किया वो नहीं मारे जाते, जिनके साथ अनाचार हुआ वो मारे जाते। ये इस देश में गरीब की हालत है, ये इस देश में गरीब की स्थिति बन गई है। इसीलिए संविधान बचाओ, इसीलिए गरीब बचाओ। बहुत सारी और बातें हैं, ये सारी मैं आपको भेजूंगा, जरूर पढ़िएगा। और अगर पढ़कर आपको ये लगे, क्या आपको महसूस नहीं होता अपने चारों तरफ कि एक बार फिर वो सारे लोग, एक बार फिर वो सारे लोग जो मनुष्य और मनुष्य में रंग, नस्ल, जाति, अगर मैं बाबा साहब के 3 शब्द इस्तेमाल करूं, उसके आधार पर भेदभाव करते थे। मेरी चमड़ी दरमियानी है, एक भाई की गोरी है, उसकी सुल्तान की काली है, इसके आधार पर जो भेदभाव किया करते थे, एक बार फिर वो आज सत्ता के सिंहासनों पर बैठे हैं। साथियों, ये लड़ाई सत्ता प्राप्ति की नहीं, ये लड़ाई कांग्रेस की सरकार बनाने की भी नहीं, ये लड़ाई गरीब की आवाज को दोबारा से सत्ता के शीर्षतम स्तर पर बुलंद करने की। मैं मेरी बात समाप्त करते हुए केवल ये कहूंगा, अगर चरणजीत सिंह चन्नी को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, तो वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक आदमी को नहीं बनाया, ये करके दिखाया कि हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, हरियाणा के जीत की, हम समाज में बदलाव कर सकते हैं, हम सबसे गरीब के बेटे को सबसे बड़े पद पर बिठा सकते हैं, उसे ताकत दे सकते हैं। बाकी सब कहते रहे, हमने करके दिखाया। बाबू जगजीवन राम जी के ग्रैंडसन पोते को आज अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, मीरा कुमार जी के बेटे को, तो ये कांग्रेस कर सकती है कि रणदीप की आवाज में बाबू जगजीवन राम जी के खून की आवाज भी मिल सकती। अगर एक और दलितों के बहुत बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हिंदुस्तान में विपक्ष का नेता बनाया, सोनिया गांधी जी साथ बैठती हैं उनके, राहुल गांधी जी साथ बैठते हैं उनके, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे। तो ये कांग्रेस कर सकती है। मेरे भाइयों साथियों, ये व्यक्ति नहीं है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है ताकत देने के। इसलिए आज जब आप गांव में जाएं, मोहल्ले में जाएं, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपका समय बहुत लिया, पर यह समय इसलिए कि बाबा साहब ने जो नस्ल, जाति का भेद मिटाने की बात की थी, ये उसके लिए है। तो सोचिएगा, और अगर रणदीप की बात सही लगे, आपकी आत्मा को उसने कहीं छुआ हो, तो बुलंद करिएगा, जय जय भीम का नारा तो लगाइए, परंतु जय जय भीम करके भी दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। भाई ये करो बेटा, साइड में आप ये लक्ष्मी जी आओ बराबर में, रंजना जी आओ, आप पीछे झुक के बैठ जाओ बेटा, 5 मिनट आ जाओ भाई, झुक के बैठ जाओ, सारे पत्रकार मित्रों को भी एक प्रतिलिपि चले। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड जी, उनकी भाई के साइन कर दो जी, फिर शुरू करो। नमस्कार साथियों, आज संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन का आयोजन बाबा साहब अंबेडकर जागृति मंच के तत्वाधान में किया गया। सच्चाई ये है कि मोदी और खट्टर सरकारें दोनों मिलकर बाबा साहब के भारत के अधिकारों का दमन कर रही हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों और दलितों के अधिकारों का दमन कर रही हैं।
वो चाहे आरक्षण को ख़त्म करने की एक नापाक साजिश हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं और फैक्ट्रियां वहां आरक्षण ख़त्म कर दिया गया हो, चाहे वो निजी क्षेत्र से लेने वाले आईएएस के पद के अधिकारियों पर आरक्षण की समाप्ति की बात हो, चाहे हर 11 मिनट में एक दलित भाई से पर या बहन पर अत्याचार की बात हो, चाहे दलित छात्रों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 3,136 करोड़ रुपए की कटौती की बात हो, चाहे वो दलित पीएचडी के छात्रों के वजीफे को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो, चाहे समाज में वंचितों, शोषितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों, उनके अधिकारों को समाप्त करने की बात हो, एक कुठाराघात, एक षड्यंत्र किया जा रहा है इस देश के गरीबों के खिलाफ। और इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम इस आवाज़ को इतना बुलंद कर देंगे कि अहंकारी सरकार को हमारे गरीब, शोषित, वंचित दलित भाइयों के अधिकारों का हनन करने से न केवल रोक लगाएंगे बल्कि सरकार के इस घमंड को चकनाचूर कर देंगे। यही संकल्प है जो हर साथी आज इस सम्मेलन से लेकर गया है। सर आपने कहा कि आरक्षण जो है समानता के लिए है कि नीचे तबके को ऊपर उठाया जाए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो कई पार्टियों के नेता हैं वो किसी न किसी के प्रोफेशन को लेकर ऊंची नीच की भावना व्यक्त करते हैं। आज प्रधानमंत्री अगर चाय वाला बनता है तो मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आदरणीय साथी, मेरा केवल एक मानना है, आज लड़ाई दलितों के अधिकारों की है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको 4 या 5 उदाहरण दूंगा, मुझे उम्मीद है आप उनको भी कभी किसी को बताएंगे, राजनेता को। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो दलित मुशाहर जाति के साथी जब मिलने जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं इन्हें साबुन से नहलाओ और इत्र छिड़कवाओ। ये वही मानसिकता है जिसके खिलाफ महात्मा गांधी और पंडित नेहरू लड़े थे। जब येदियुरप्पा जी पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो थाली को हाथ नहीं लगाते भाजपा के नेता, 5 तारा होटल से खाना मंगवाते हैं। और याद करिए खट्टर साहब की बात, उम्मीद है आप और आपका चैनल ये सवाल उनसे पूछेगा। जब बाबा साहब का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो हमारे एक दलित विधायक राम रतन जी को, मुझे नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं, कैसे फूट फूट कर रोए थे। मेरे पास तो वो तस्वीर आज भी है और मैं ये तस्वीर आपके कैमरा पर दिखाना चाहूँगा। क्या ये हैं दलितों के अधिकार? क्या ये हैं? याद करिए बिशंबर दास वाल्मीकि जी को, जिनको 26 जनवरी को मंच पर बैठने की जगह नहीं दी। याद करिए इसी प्रदेश में संतोष सारवान चौहान जी, जो दलितों की नेता हैं, मंडल अध्यक्ष भाजपा ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, बीजेपी की एमएलए की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। याद करिए फरीदाबाद के वाकये को, जब दलितों के बच्चों को जिंदा जला दिया गया तो एक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आते हैं और बच्चों की तुलना कुत्ते के पिल्लों से करते हैं। मुझे लगता है मैं उदाहरण गिनाने लगूंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी। इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। पर्ची और खर्ची का नारा देने वाली सरकार में 1 करोड़ रुपए फिर पकड़ा गया अनिल नागर से, क्या मानते हैं जो पर्ची और खर्ची का नारा दे रही है सर? हरियाणा सरकार पर्ची खर्ची नहीं, अटैची दो नौकरी लो की सरकार है। और इस रिश्वत कांड की तारें सत्ता के बड़े बड़े शहतीरों पर बैठे लोगों तक जुड़ी हैं। मैंने कहा था एक वीडियो है जिसमें तथाकथित तौर से सरकार के 2 बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। सर कैथल में 50 लाख की स्मैक पकड़ी जाती है, फरीदाबाद के अंदर आज सरेआम बड़खल चौक पे एक व्यक्ति को हथौड़ों से पीटा जा रहा है। जी, आज जो फरीदाबाद में हुआ वो इस प्रदेश में होती अमानवीय, दुर्दांत और दिल दहलाने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब है, क्योंकि ना कानून है ना सरकार है और नशे के व्यापार जोरों पर हैं। वो कैथल हो, वो गुड़गांव फरीदाबाद हो, वो कुरुक्षेत्र यमुनानगर हो, हमारे युवाओं को एक बार फिर
नशे में धकेलने का घिनौना षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। नागालैंड में 12 लोग आम लोगों की हत्या की गई है। मैंने पता तो अभी जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, वो यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कैथल के जो वाल्मीकि समुदाय केंद्र है सिरटा रोड पर, यहाँ से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहाँ हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के संबोधन को आपको लाइव दिखाया और उसके बाद जो यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं प्रेस को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर सरकार, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आरक्षण को जो बीजेपी है वो लगातार खत्म करती आ रही है। अभी तक जो 40% आरक्षण है जो खत्म कर चुके हैं और लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं, SC/BC लोगों के खिलाफ हैं। खड़े प्लीज, अच्छा लगेगा। बिल्कुल धर्मक सही कह रहे हो। हाँ जी, विक्रम रंगा मुकेश वाल्मीकि जी ग्योंग से आए, वो भी चौधरी रणदीप तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सम्मानित करना कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है सम्मानित किया जा रहा है। आराम से भीड़ ना करो साथियों, साहब आपके लिए रुके हैं अभी, तो आराम से 2 मिनट। हाँ जी, ये सबसे आराम से आप खड़े और खरोदी से आ जाए। हाँ, खरोदी वाले साथी इधर खड़े हैं और हाँ जी समाता वाले कर चुके हैं और अब मेरा रसूलपुर साथी रसूलपुर वाले भी आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, वो सुविधा को ठीक है। आप इक्कीस सरपंच मालखेड़ी आप ना, तो ये प्रेस विज्ञप्ति जो है आज जारी की गई है रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, लगातार जो है आरक्षण को खत्म करने को लेकर इसके अंदर बयानबाजी की गई है और साफ तौर पर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है वो लगातार आज अपने मंच से बयान दे रहे थे कि जो भाजपा सरकार है आरक्षण को बिल्कुल तरीके से खत्म कर देगी और 40% आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया गया है। साफ तौर पर जो आज जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर और SC समाज के जो मुद्दे हैं उसको लेकर बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आए यहाँ पर और कहीं ना कहीं जो सरकार है बीजेपी की उसको निशाने पर लेते हुए नजर आए। ये प्रेस विज्ञप्ति है और कुछ इसके अंदर बातें हैं जो हम आपको बता भी देते हैं कि इसके अंदर जो लिखी गई हैं। साफ तौर पर पहले नंबर पर लिखा है कि संविधान बदलने का जो षड्यंत्र है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर जो बयान लगाया गया है मोहन भागवत का है जो RSS के प्रमुख है, उसका जो बयान लगाया गया है कि आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करना चाहिए तो साफ तौर पर। और इसके साथ ही मोहन वैद्य हैं, संघ प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने भी आरक्षण को लेकर के जो कहा है कि कई सालों तक लोगों तक अलग रखा गया है, इसे खत्म करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो इस प्रकार के जो बयान है इसके अंदर दिए गए हैं। दूसरी जो बात है कि दलित सबल प्लान जो है खत्म किया जा रहा है, दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी ऐसी बातें जो लिखी गई हैं। SC एक्ट जो अत्याचार निरोधक कानून है उसको भी खत्म करने की साजिश जो है भाजपा के द्वारा इस प्रकार के जो इसके अंदर बातें लिखी गई हैं वो खत्म करने की बात की गई है। जो छात्र हैं उनके जो वजीफे की बात है, SC/ST जो छात्र हैं उनके जो वजीफे हैं उनको भी खत्म करने की मांग की गई है और लगभग पोस्ट मैट्रिक जितने भी वजीफा होता था 100 करोड़ तक का हरियाणा सरकार का, वो भी अब जो है घोटाला खुलेआम जो चर्चा करते हुए इसमें दिख रहा है। जो 89 जो सचिव हैं केवल एक ही ऐसी सचिव है, ऐसी जो आज बयानबाजी जो है SC समाज को लेकर के यहाँ पर जो भाषण आज जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लगातार दे रहे थे और लगातार हमने कवरेज दिखाई यहाँ की रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहाँ से जो मंच से अपने बयानों के द्वारा जो है सरकार है वो चलो ये आपको गाँव वाले भाई सम्मानित करेंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को सम्मानित किया जा रहा है और फिलहाल ये जो खबर थी आप देख रहे हैं कैथल के सिरटा रोड वाल्मीकि समुदाय केंद्र से और मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।